Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. My name is Assadur Rahman and we are studying about the chapter number 5 that is physical state of matter. हमने कहा था इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमारे पास मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं और उसको डिटेल से स्टडी करना है. ठीक है, तो हमने मैटर की जो सबसे सिंपलेस्ट फिज़िकल स्टेट है उसे पढ़ना स्टार्ट किया था, डेट इज़ गैसेस स्टेट. और आपको पता है गैसेस स्टेट में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, गैसेस को. और आपकी गैसेस की ज़्यादातर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे पास सेम होती हैं. तो आपने गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना शुरू किया था. ठीक है, तो टिपिकल का मतलब क्या होता है, नुमाया या मखसूस. प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, खूबियाँ. तो गैसेस की नुमाया खूबियाँ कौन कौन सी हैं या उनकी मखसूस खूबियाँ कौन कौन सी हैं, हमने इस बात को पढ़ना स्टार्ट किया था. तो आपने गैसेस की 3 टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को अब तक स्टडी कर लिया, डेट इज़ डिफ्यूजन, अफ्यूजन एंड प्रेशर. तो लास्ट लेक्चर में आपने गैसेस की 3rd टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था, डेट इज़ प्रेशर. ठीक है, आज हम इसे आगे लेके चलेंगे. तो आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है. ठीक है, आज हम प्रेशर को आगे लेके जा रहे हैं और उसमें हम किस चीज़ को स्टडी करें, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है. अब हम इसको प्रॉपर डिफाइन करने से पहले हम इसके नाम पे गौर करते हैं और नाम से पहले इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या करेंगे, समझेंगे. ठीक है, अब देखें ये कितने लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, 3. पहला लफ्ज़ कौन सा है, स्टैंडर्ड. दूसरा क्या है, एटमॉस्फेरिक. और तीसरा क्या हमारे पास है, प्रेशर. तो चलिए हम लास्ट से लेते हैं. लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, प्रेशर. प्रेशर क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया. किसी भी यूनिट सरफेस एरिया पे जितनी फोर्स लगाई जाती है उसको हम नाम क्या देते हैं, प्रेशर. ठीक है, अब आपने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझने के लिए आपने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर, क्योंकि हम गैसेस को पढ़ रहे हैं तो आपने इसके अंदर क्या रख लिया, गैस के मालिक्यूल को रख लिया. अब आपको पता है कि जब गैस के मालिक्यूल हमने कंटेनर के अंदर रखे तो आपके गैस के मालिक्यूल जो हैं हमेशा कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, वो हमेशा हरकत करते रहते हैं. और गैस के मालिक्यूल जो हैं वो जब हरकत करते हैं तो किस किस्म की हरकत करते हैं, रैंडम मोशन शो करते हैं. तो जब वो रैंडम मोशन शो करते हैं तो रैंडम मोशन के दौरान वो आपस में भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और सिलेंडर की वाल के साथ भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. तो जब ये मालिक्यूल गैस के सिलेंडर की वाल के साथ टकराएंगे तो जब टकराएंगे तो उस यूनिट एरिया में जब टकराएंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ताकत लगाएंगे तो उसका क्या कहलाएगा, प्रेशर. तो अब आप देख रहे हैं कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज ए प्रेशर. तो जितनी इससे ताकत लगाई जाती है इस यूनिट सरफेस एरिया में तो उसको नाम क्या दे रहे हैं, प्रेशर. ठीक है, तो प्रेशर वाली टर्म आपको समझ आ गई. अब प्रेशर से पहले क्या लिखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक. और एटमॉस्फेरिक कहाँ से निकला है, एटमॉस्फियर से. ठीक है, तो अब व्हाट इज एटमॉस्फियर, पहले एटमॉस्फियर क्या है हम इसको देखते हैं. एटमॉस्फियर सिंपल सुन लें कि मुख्तलिफ गैसेस का एक लहाफ जो हमें घेरे हुए या हमारी ज़मीन को घेरे हुए तो उसको नाम क्या देते हैं, एटमॉस्फियर. चलें इस बात को समझने के लिए देखें. आप देखें, आप बैठे हुए, क्या आपके इर्द गिर्द हवा मौजूद है, जी. अब क्या उस अगर हम हवा को देखें तो आपकी हवा के अंदर क्या पाई जाती हैं, गैसेस पाई जाती हैं. ठीक है, और आपको पता है कि आपकी एयर या एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, हमारे पास है नाइट्रोजन. और उसके बाद कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन. और उसके अलावा कौन सी गैस होती है, आर्गन. ठीक है, उसमें और कौन सी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. और साथ में क्या आते हैं, वाटर वेपर्स. और बहुत सी गैसेज मान्यूट क्वांटिटी में वहाँ पर क्या आती हैं, मौजूद होती हैं. ठीक है, अब इसका मतलब है जो एयर है वो बहुत सी गैसेज क्या क्या है, मिक्सचर है. अब आपको हर तरफ से एयर ने घेरा हुआ है, मुख्तलिफ गैसेस ने घेरा हुआ है. तो जब वो गैसेस जो आपको घेर रही हैं तो मुख्तलिफ गैसेस का एक लहाफ जो आपको घेरे हुए या हमारी ज़मीन को घेरे हुए तो हम उसे नाम क्या देते हैं, एटमॉस्फियर. तो अब आपके पास डिफाइन क्या बनी कि इन वेल्व ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ, हमारी ज़मीन के गिर्द जो मुख्तलिफ गैसेस का एक लहाफ पाया जाता है उसको नाम क्या देते हैं, एटमॉस्फियर. इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, गैसेस की, कि मुख्तलिफ गैसेस का एक लहाफ जो हमें घेरे हुए उसे नाम क्या दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर. ठीक है,
अब देखें, जब हवा चलती है तो हमारे साथ टकराए तो हम पर भी कुछ ना कुछ क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है या प्रेशर को एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो अब वो प्रेशर जो किस से लगाया जाता है, एटमॉस्फेयर से लगाया जाता है, उस प्रेशर को नाम क्या देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इतनी टर्म तो समझ आ गई कि वो प्रेशर जो आपके एटमॉस्फेयर से लगाया जाएगा उस प्रेशर को नाम क्या देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलें अब पीछे आ जाते हैं, पीछे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मुराद क्या, देखें स्टैंडर्ड, जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जितना ऊपर जाएंगे इन गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती है, कम होगी तो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। जितना हम नीचे रहेंगे, ज़मीन के करीब रहेंगे, ठीक है, तो उतना वहाँ पर गैसेस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा, हमारे पास है, ज़्यादा होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई कि जितना हम ज़मीन के करीब हैं, गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, और जितना हम बुलंदी की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता है, कम होता जाता है, क्योंकि गैसेस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर हम सी लेवल के ऊपर बात करें तो सी लेवल के ऊपर आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस मैक्सिमम होती हैं, उनसे जो प्रेशर लगाया जाता है वो मैक्सिमम होता है, तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नाम क्या देंगे, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जब हम किस लेवल पे स्टडी करेंगे, सी लेवल के ऊपर। तो अब हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनी कि वो प्रेशर जो किस से लगाया जाएगा, एटमॉस्फेयर से लगाया जाएगा। किस लेवल के ऊपर, सी लेवल के ऊपर लगाया जाए तो उसको नाम क्या देते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या नाम से डेफिनेशन समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब डिफाइन करने से पहले एक और बात सुन लें। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर की मदद से हम अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और बैरोमीटर के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मरकरी इस्तेमाल करते हैं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तो वो मरकरी जो है वो अपने कॉलम में हाइट तक मूव करेगी, जितनी हाइट तक मूव करेगी वो उसका क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए हम इसे डिफाइन करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है, अब क्योंकि हम प्रेशर को पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट किया द प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय। अब ये प्रेशर किससे लगाया जाएगा, आपको पता है किससे, एटमॉस्फेरिक, कहाँ से निकला, एटमॉस्फेयर से। तो एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, वो प्रेशर जो किससे लगाया जाता है, आपके एटमॉस्फेयर से, ठीक है। यहाँ तक हो गया कि ऐसा प्रेशर जो आपके एटमॉस्फेयर से लगाया जाता है, ये नाम से समझ आ रही है। अब ऑन अ मरकरी कॉलम, ठीक है, तो कहता है कि जब आपके एटमॉस्फेयर से प्रेशर लगता है किसके ऊपर, बैरोमीटर के ऊपर, तो बैरोमीटर के अंदर क्या होता है, मरकरी कॉलम। तो जब आपके मरकरी कॉलम के ऊपर एटमॉस्फेयर से प्रेशर लगेगा तो आपका मरकरी कॉलम के अंदर मरकरी कितनी हाइट तक मूव करेगी, आप 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल। जब सी लेवल के ऊपर आपके एटमॉस्फेयर से प्रेशर लगाया जाता है तो लगाने पर आपके बैरोमीटर के अंदर जो मरकरी कॉलम होता है उसमें मरकरी कितनी हाइट तक मूव कर जाती है, 760 मिलीमीटर हाइट तक मूव कर जाएगी। जब 760 मिलीमीटर हाइट तक मूव करती है सी लेवल के ऊपर तो उस प्रेशर को नाम क्या देते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ तक बात समझ आई। चलें, इस बात को समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ की है। हमने जैसे ये बैरोमीटर है, बैरोमीटर के अंदर आपको पता है मरकरी जो है वो मरकरी कॉलम में कितनी हाइट तक मूव करती है, 760। तो सपोज करते हैं यहाँ पर मैंने कोई चीज़ ली और उसके अंदर मैंने क्या रख ली, मरकरी रख ली। अब जब ये मरकरी, इसके अंदर ये मरकरी पड़ी हुई है, अब ये हमारे पास ये क्या हो गया, मरकरी कॉलम हो गया। अब यहाँ से जब आपकी एयर से या एटमॉस्फेयर से इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, किस लेवल के ऊपर, सी लेवल के ऊपर। तो जब सी लेवल के ऊपर आपकी एयर से, ठीक है, या आपके एटमॉस्फेयर से जब इसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो लगने पर आपकी मरकरी जो है वो आस्ता आस्ता इस कॉलम में ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी और कितनी हाइट तक मूव करेगी, 760 मिलीमीटर हाइट तक। तो जब आपका मरकरी जो है वो 760 मिलीमीटर हाइट तक मूव करता है तो इस वजह से हम इसको नाम क्या देते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने देखा कि सी लेवल के ऊपर जब भी एटमॉस्फेयर से प्रेशर लगता है तो आपके बैरोमीटर के अंदर जो मरकरी है वो कितनी हाइट तक मूव करता है, 760 मिलीमीटर हाइट तक मूव करता है। तो इस वजह से उसको नाम क्या देते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेरे ख्याल में डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। तो अब सिंपल सी डेफिनेशन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि वो प्रेशर जो किससे लगाया जाएगा, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर से लगाया जाता है किसके ऊपर, बैरोमीटर के ऊपर। तो बैरोमीटर के अंदर क्या मौजूद है, मरकरी कॉलम।
तो वो प्रेशर जो आपके एटमॉस्फेयर से बैरोमीटर के अंदर मरकरी कॉलम के ऊपर लगाया जाता है, तो जब लगता है तो आपका मरकरी कॉलम के अंदर कितनी हाइट तक मूव करता है, 760 मिलीमीटर हाइट तक सी लेवल के ऊपर, तो उसको नाम क्या देंगे, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटीएम से। ठीक है, तो अगर हम एक एटीएम लें तो एक एटीएम में कितने मिलीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं। अभी आपने देखा जब एक एटीएम प्रेशर लगता है तो आपका जो मरकरी है वो कितनी हाइट तक मूव करता है, 760 मिलीमीटर तक। तो एक एटीएम में कितने मिलीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं, 760। ये रिलेशन तो हमें डेफिनेशन से समझ आ रहा है कि एक एटीएम कितने मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होगा, 760 के। अब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास और भी यूनिट है, वो क्या हमारे पास है, टॉर। अब एक एटीएम में कितने टार होंगे, उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको पता है कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी अगर हम लें तो वो कितने टार के इक्वल होता है, 1 टार के। यानी 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो 1 टार के इक्वल है। तो अगर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी 1 टार के इक्वल है तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी फिर किसके इक्वल होगा, 760 टार के इक्वल होगा। तो इसका मतलब एक एटीएम में फिर कितने टार होते हैं, 760 टार। ठीक है, दो रिलेशन समझ आ गए। तीसरा रिलेशन, अब आपको पता है हमारे पास प्रेशर के यूनिट एसआई यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हमारे पास क्या होते हैं, पास्कल। ये दोनों एसआई यूनिट हैं। ठीक है, तो अब एक एटीएम जब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास है, तो जब हम एक एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो उस वक्त हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो एक एटीएम जो है वो किसके इक्वल होता है, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको पता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने पास्कल के इक्वल होगा, 1 पास्कल के। तो अगर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के इक्वल है तो 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 101325 पास्कल के। इसका मतलब एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं, 101325 पास्कल। ये एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है और आ भी चुका है कि एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं, तो 101325 पास्कल। एक एटीएम में कितने मिलीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं, तो 760। एक एटीएम में कितने टार हैं, तो 760। एक एटीएम में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो 101325। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों का हो गया। अब ये वैल्यू कैसे आई हैं, ये आप पूरी डेरिवेशन करेंगे, तो जब आप करेंगे तो तब आएगी, ये आपको नेक्स्ट जो है आगे वाले आने वाली क्लासेस में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ तक आपका एक बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। उसने पूछा था कि व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन। ठीक हो गया। दूसरी बात, फिर उसने कहा था व्हाट इज इट्स यूनिट, उसके यूनिट क्या हैं, तो उसके यूनिट क्या हैं, जब सिर्फ यूनिट पूछे हैं तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी, टार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, फिर आपने सिर्फ यूनिट लिखने हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ इट इज रिलेटेड टू द पास्कल, ये पास्कल के साथ कैसे रिलेट करता है। तो आपको पता है एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं, तो 101325 पास्कल। तो ये आपके पास उस शॉर्ट क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, जो आपकी एक्सरसाइज में भी क्या है, मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब आप इसे बुक से देख लें जल्दी से। तो देखें स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, आपने यूं डिफाइन, देखें यहाँ पर पहली लाइन, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, कि वो प्रेशर जो आपके एटमॉस्फेयर से लगाया जाता है किस लेवल के ऊपर, सी लेवल के ऊपर, तो उसको नाम क्या देते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात सारी हमें नाम से समझ आ रही थी। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ से, द प्रेशर एक्सर्टेड, अब हम क्योंकि प्रेशर को पढ़ रहे हैं तो इसलिए स्टार्ट किया, द प्रेशर एक्सर्टेड, वो प्रेशर जो लगाया जाता है, किससे लगाया जाता है, बाय एटमॉस्फेयर। इसलिए मैंने जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी थी उसमें मैंने थोड़ी सी एडिशन कर ली थी, बाय एटमॉस्फेयर, जो किससे लगाया जाता है, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, ऑन अ मरकरी कॉलम, किसके ऊपर, मरकरी कॉलम। तो जब आपके बैरोमीटर के अंदर मरकरी के ऊपर लगेगा तो आपकी मरकरी कॉलम के अंदर कितनी हाइट तक मूव करेगी, आप 760 मिलीमीटर हाइट तक मूव करेगी एट सी लेवल। सी लेवल के ऊपर जब ये प्रेशर लगता है तो उसको नाम क्या देते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपकी क्या होगी, डिफाइन होगी, इसे टिक लगा लें। नेक्स्ट लाइन याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि वही बात रिपीट हो रही है। इट इज सफिशिएंट प्रेशर टू सपोर्ट अ कॉलम ऑफ मरकरी 760 मिलीमीटर इन हाइट एट सी लेवल। कहते हैं ये हमारे पास वो सफिशिएंट प्रेशर है जो आपके मरकरी कॉलम के अंदर, ठीक है, मरकरी कॉलम को सपोर्ट करती है ताकि उसमें मरकरी कितनी हाइट तक मूव करे, 760 मिलीमीटर हाइट तक मूव करे। जब सी लेवल के ऊपर प्रेशर लगता है तो उसको नाम क्या देते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक एटीएम में कितने मिलीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं, 760। एक एटीएम में कितने टार होते हैं, 760।
ठीक है। और आपको होता है एक एटीएम में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं 101325, और एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं 101325। तो ये आपके पास रिलेशंस होगी, इसको अच्छे तरीके से देख लें, अगर किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप पूछ लें।